हेलो विद्यार्थियों, हम लोग करंट अफेयर्स स्पीडी के बाद हम लूसेंट जीएस का कर रहे थे और इसके तहत मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इन सभी का अध्ययन करा रहा हूं। लूसेंट को हम लाइन बाय लाइन करेंगे, एक एक शब्दों को समझेंगे और पूरी तरीके से लूसेंट का ज्ञान मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। एक एक किताब का जो पूरा एक पेज है उसको हम करेंगे। स्पीडी को हम करंट अफेयर्स के लिए लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कल हम लोगों ने जहां तक डिस्कशन किया था, इसके बाद हम लोग आगे जो हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम लोगों ने आगे जो देखा था उसमें क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की बात की थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की अगर बात की जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के ऊपर हम लोगों ने बात यह की थी कि इस समय 1919 का एक्ट पारित हुआ और 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। क्या लगाया? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। और इस तरीके से प्रांतों में द्वैध शासन लगाते हुए यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासक का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। तो भैया याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, लियोनस कार्टियस इसको माना जाता है। और इस योजना के तहत जो विषय हुआ करते थे प्रांतों के, इन विषयों को दो वर्गों में बांटा गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। अब आरक्षित और हस्तांतरित क्या होते हैं? आरक्षित विषय वो होते हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आरक्षित विषय वो होते हैं जिसमें फाइनेंस आता है, वित्त आता है, लैंड रेवेन्यू आता है, अकाल सहायता आती है, न्याय आता है, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियों, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। आरक्षित का मतलब ये होता था कि ये जो विषय हैं ये ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहेंगे, यानी ब्रिटिश सरकार जो है अपने हाथों में रखेगी इसको और उसी के द्वारा इस पर कानून बनाया जाएगा। कुछ विषय भारतीयों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, यानी ऐसे विषय जिसमें आय की संभावना बहुत कम है वो ले लो भारतीयों, तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीयों को दे देंगे वो लोग। और भारतीयों को बोलेंगे भैया तुम लोग लो, टेंशन फ्री, हमें बार बार परेशान मत करो यार, हमें भारत को लूटना है, भारत को लूटना है, भारत को लूटने दो। जबरदस्ती आके खड़े हो जाते हो, भारत छोड़ो आंदोलन पलाना करोगे जो आगे तुम लोग, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया एजुकेशन तुम ले लो, भारतीयों को बोला ले लो भैया एजुकेशन ले लो, कर लो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई कर लो, पुस्तकालय तुम ले लो, संग्रहालय ले लो, स्थानीय स्वायत्त शासन, याद रखना यही है पंचायती राज व्यवस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन, ये भी हस्तांतरित विषय रखा गया। चिकित्सा सहायता करवा लो अपनी पट्टी वट्टी वगैरह, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान, अग्रहार दान मतलब कि जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो इस तरीके के विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया और इस तरह आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में डिवाइड कर दिया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें जो मुख्य रूप से आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन चलाएगा, तो भैया ये तो अंग्रेजों के हाथ में है। और अगर अंग्रेजों के हाथ में तो अंग्रेजी चलाएंगे भैया आरक्षित विषय, कोई और बस की बात है क्या भैया, ले रहा है कोई मार्केट में आरक्षित विषयों पर? तो आरक्षित यानी कि रिजर्व कर दिए गए ये विषय, और रिजर्व कर दिए गए तो इनका प्रशासन तो भैया मैं स्वयं गवर्नर चलाएगा। कौन चलाएगा? गवर्नर, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कानून चलाएगी इस पर। कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाएगा, यानी गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल की मदद से इसका प्रशासन चलाएगा। जबकि हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के माध्यम से चलाया जाएगा। गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाएगा। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और समाप्त करके प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया और प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो याद रखना, द्वैध शासन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए
तो द्वैत शासन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो पहला पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया, और दूसरा क्वेश्चन आएगा केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया। प्रांतों में लगाया गया 1919 के एक्ट के तहत और केंद्र में लगाया गया 1935 के एक्ट के तहत, और इस तरीके से 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया द्वैत शासन और सेंटर में लगा दिया गया द्वैत शासन। समझ में आई बात? चलो, भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत के ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कर सकता है। भैया, भारत सचिव का खर्चा हमें ही देना है, तू एडिटर जनरल और अपॉइंट कर दे, बेचारा उसको भी हम सैलरी हमें इंडियंस देंगे। और इस तरीके से भारत में महालेखा परीक्षक के पद का सृजन करके उसकी नियुक्ति कर दी गई। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भैया, 1919 के एक्ट के तहत यह बात कही गई कि एक लोक सेवा आयोग गठन किया जाएगा, और इसके लिए 1926 में एक ली कमीशन गठित किया गया। और ली कमीशन ने बोला कि भैया भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और इस तरीके से 1925 में लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई, और अंततः 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, यानी कि यूपीएससी का गठन कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत और क्या किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर एंड चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। यानी 6 सदस्य होंगे, 6 में से एक तो कमांडर एंड चीफ होगा, प्लस 2 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और प्लस 3 सदस्य भारतीयों के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो मुख्य रूप से भारतीयों के द्वारा अपॉइंट किया जाना था कमांडर इन चीफ को छोड़ने के बाद। अगला इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और विवादित रहा है ये है कि इस समय भारत के टुकड़े करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एक और चाल चल दी। अंग्रेजों ने क्या चाल चल दी, इन्होंने सांप्रदायिकता को और बड़ा कर दिया। अभी तक 1909 के एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, लेकिन अब सिखों को भी, ईसाइयों को भी, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल इंडियन लोगों को, यूरोपियन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। तो भैया सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार करके 1919 में ये कई लोगों को दे दिया गया, लेकिन याद रखना दलितों को नहीं, सिखों को, इंडियन मुसलमान मतलब इंडियन ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को ये दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। अब इस तरह बजट पेश किया जाता था तो बजट जो है वो राज्यों का अलग और केंद्र का अलग होगा, और इस तरह राज्यों में भी द्वैत शासन लाया गया था, इसलिए इसका बजट अलग और इसका बजट अलग रखा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद ये जांच करना होगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि इस समय जो वैधानिक रूप से जो कार्य किए जा रहे हैं वो क्या सक्षम है कि नहीं है, इसकी जांच की जाएगी 10 वर्ष बाद, और वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और वैधानिक आयोग 1919 के एक्ट के बाद 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन ये 1929 में आना था, लेकिन ये गलती से 10 वर्ष बाद नहीं बल्कि 3 वर्ष पहले ही 1927 में आ गया, और इसका नाम था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जो है उसका गठन 1919 के एक्ट के तहत किया जाना था, और ये 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन ये पहले आ गया। और साइमन कमीशन जब भारत में आया तो साइमन कमीशन के सारे मेंबर अंग्रेज थे, जिसका हमने विरोध किया और काली पट्टी बांधकर साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए, और इस तरह साइमन गो बैक के नारे लगाकर हमने इसका विरोध किया। तो ये वही है, 10 वर्ष बाद एक जांच आयोग आने वाला है, वही वैधानिक आयोग है ये। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी
जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा गया। क्या बनाए रखा जाएगा, कैसे वो अध्यादेश जारी करेगा? सबसे पहले कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ रखने के लिए और उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। भैया ये वही कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रपति के ऊपर लागू होता है। वायसराय चाहे तो भैया कुछ विधेयकों को अपनी अनुमति के लिए अपने पास रख सकता है। तो भैया क्या कर सकता है, वो रख सकता है। तो कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों के विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का और सम्राट के विचार के लिए आरक्षित रखने का शक्ति दी गई है। तो भैया पहले तो भैया कोई भी विधेयक आएगा तो उसकी पूर्व अनुमति चाहिए। अगर वो चाहे तो किसी विधेयक को पारित होने के पहले उसे पर वीटो लगा सकता है, उसे रोक सकता है, या सम्राट के लिए उसे रिजर्व कर सकता है। उसे यह भी शक्ति दी गई कि विधानमंडल द्वारा ना मंजूर किए गए या पारित ना किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक को विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान ही हो जाते हैं। अगर मान लो कोई विधानमंडल किसी विधेयक या फिर अनुदान को ना मंजूर कर दे तो ये भाई साहब इसे मंजूर करवा सकते थे। वह आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश भी जारी कर सकता था और अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव हो सकता था। वैसे आपातकाल अध्यादेश 6 महीने तक जारी रहेगा, लेकिन भाई साहब ये अस्थायी रूप से अवधि के लिए जारी कर देगा। मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को 1919 का एक्ट कहा जाता है और इसी में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और इस तरीके से महिला 19 साल की उम्र में वोट डालेगी भारत में। ये याद करने का मोटिव यह है क्योंकि 1919 के एक्ट के तहत डालेगी। और इस तरह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज को बनाया गया। कौन था इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 का एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट माना जाता है, इसको याद रखना मेरे सारे विद्यार्थियों, गलत नहीं करना। और उसी से बढ़कर एक और विधेयक आने वाला मार्केट में झमाझम तरीके से 1935 का एक्ट। तो झमाझम तरीके से आएगा 1935 का एक्ट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है और इसी के कई बिंदु भारत के संविधान में लिए गए हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी और मैंने तुम्हें बता दिया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी क्योंकि 1919 के एक्ट के तहत 10 वर्ष बाद साइमन कमीशन आना था, लेकिन 29 में ना आकर ये कितने में आ गया? 27 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 1930 में जब रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो इसका विरोध किया जाने लगा और 1932 में सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी गई और फिर 1935 में जो है एक और एक्ट पारित कर दिया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1935 के अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां जारी की गई। तो याद रखना 1935 के एक्ट में कितनी अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो पहला, ऑल इंडियन यूनियन। भारत में ब्रिटिश एम्पायर में कितने प्रांत हुआ करते थे? तो ब्रिटिश एम्पायर में 11 प्रांत हुआ करते थे। 6 चीफ कमिश्नरियां हुआ करती थी जिनका शासन खुद ब्रिटिश संभाला करते थे और इसके अलावा देसी रियासतें हुआ करती थी। 11 प्रांत, 6 कमिश्नरियां और देसी रियासतों से मिलकर बनेगा ऑल इंडियन यूनियन। इस समय मिलकर बना हुआ था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो सकते थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, इन्हें संघ का तो हिस्सा बनना ही था। चीफ कमिश्नर ये तो हिस्सा रहेंगी, लेकिन देसी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था और देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई
और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही बाद में नहीं आया। और इस तरीके से इस समय देशी रियासतों को जो है ऐच्छिक रूप से उन्हें प्रभाव दिया गया था कि वो संघ में शामिल हों या ना हो, लेकिन ऐसा अवसर ही नहीं आ पाया कि वो संघ में शामिल हो पाएं या उससे अलग हो पाएं, तो मजबूरी में इन्हें संघ में ही शामिल होना पड़ेगा। तो 1935 के एक्ट को हम लोग देख रहे थे और 1935 के एक्ट की अगली चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। लूसेंट और स्पीडी पूरी तरीके से आपको कराई जाएगी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।